आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर तब भी नहीं आ रही आपकी आवाज। सर आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है, मतलब लो दिखा रहा है। अब थोड़ा ठीक हुआ। हेलो। यस सर, अब आ रही है। ये फोटोसिंथेसिस में कुछ पूछना है, इसमें हो गया था ना। सर वो C4 वाले में एनर्जी में डाउट था कि मतलब कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें तो C3 में एटीपी तो 30। हाँ, उसमें C3 में 18 ATP हो गया और 12 NADPH हो गया। हाँ और हाँ। C4 में जो ATP है वो मतलब उसकी प्लेस कहाँ पे थी, लाइक वो प्रेजेंटेशन या फिर कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने लिखा नहीं था। ओके। एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन नहीं है कि एनर्जी और कहाँ मिल रही है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। एनसीईआरटी तो क्लियर नहीं होता है, मैं जस्ट उसको लाता हूँ। एनसीईआरटी में नहीं है। हम्म, इसके लिए जस्ट वेट। दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखिए, इसमें सिंपल है। ये पार्विक एसिड है हम्म और ये आपका बंडल सिस्सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म क्या हो गया, C3 साइकिल हुआ। हम्म अब इधर इधर क्या होगा, मैलिक एसिड बना। हाँ। इधर क्या मैलिक एसिड बना होगा। इधर ये हम्म डी कार्बोजाइलेशन हुआ तो CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। तो बना पीए, पार्विक एसिड बना। हम्म पार्विक एसिड फिर से ट्रांसपोर्ट होके आ गया मीजोफिल सेल में, इजोफिल में। ठीक है। अब ये मीजोफिल में सेल्स में जो आया पार्विक एसिड, उसी पे देखोगे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एटीपी जो है एएमपी में टूट जा रहा है, हम्म ठीक है। तो एएमपी में हाँ। टूटने से क्या होगा, 2 फॉस्फेट का लॉस हो रहा है, जो यहाँ पे दिखा रखा है। हम्म तो ये तो साइकिल, ये भी तो 6 टाइम होगा। हाँ। और ये चूंकि एएमपी में टूटा तो 6 + 6 हो गया, हम्म तो तो ये वो 18 ऑलरेडी मोनो है है एटीपी, और और ये ये प्लस 12 आ हाँ गए मोनो तो है। 30 हो गया।
हाँ 30 हो गया। तो सर मतलब ये क्लियर? रीजनरेशन वाला स्टेप था। हाँ ये रीजनरेशन वाला स्टेप था। यहीं पे जो पायरुविक एसिड से हम क्या बनाते हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाते हैं ना। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। हाँ पायरुविक एसिड से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, उसी में एटीपी ब्रेक डाउन इनटू द एएमपी, एडीपी न ब्रेक करके एएमपी में ब्रेक करता है, इसलिए इसका एंजाइम का नाम है पायरोफॉस्फेट डायएमिनो काइनेज। ये जो है 2 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। दैट्स इज व्हाई टोटल नंबर ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द C4 cycle will be the 18 plus 12, that is the 30 ATP. चाहो तो साइकिल अच्छा बनाया हुआ है, दिख रहा होगा। मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल में हमने सबसे पहले सबस्ट्रेट लेना है, यहां से शुरू करोगे, यहाँ 1 नंबर से। तो हमने सबस्ट्रेट जो यूज किया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट यूज किया। ठीक, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एयर से CO2 रिलीज किया, लिया। एंजाइम हो गया पेप्टेज, यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम आएगा, इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का आइसोमेराइजेशन हुआ तो बन गया मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो आ गया फिर से बंडल शीथ सेल में। प्लाज्मा डेस्माटा, ये मैलिक एसिड का फिर से डीकार्बोजाइलेशन हो गया, CO2 इंटरनल एक्सटर्नल निकल गया, फिर से बन गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन फिर से हो गया मीजोफिल सेल में, और वो पायरुविक एसिड वापस से बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो एक जो पूछेगा कि यहाँ पे रूबिस्को कहाँ पे यूज होता है, वहाँ C3 साइकिल बंडल शीट में, बंडल शीथ सेल में। ये ट्विस्टिंग पूछता है। ठीक है, और जो पेप्टेज एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, तो मेनली यहाँ पे यूज होता है मीजोफिल सेल में। ठीक, यस सर। इसको कम कैसे किया जाए। हाँ, अब ये इसके बाद आया था, इसी का अपोजिट है केम साइकिल। शेयर हो रहा है? यस सर, नहीं आ रहा है। हाँ दिख रहा है। तो केम साइकिल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, केम साइकिल कि ये इसका फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये केम साइकिल है। अब इसको समझेंगे हम लोग तो बहुत इजी है। जनरली स्टोमेटा जो है कहाँ पे दिन होता है, स्टोमेटा क्लोज एट नाइट और ओपन इन अ डे, but in the Kame cycle stomata ओपन एट नाइट। ओपन एट नाइट। हाँ ये उल्टा होगा। तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि सारे साइकिल नाइट में होंगे और दिन में कुछ नहीं होगा। तो क्या इस दोनों में मीजोफिल सेल की जरूरत, सॉरी बंडल शीथ सेल की जरूरत है क्या? बंडल शीट नहीं, बंडल शीथ की जरूरत इसलिए होती है ना ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सके। हाँ, और इसमें तो वाटर कंजर्वेशन चाहिए हमें, लेकिन कंजर्व चाहिए क्योंकि ये डिजर्ट प्लांट में चूंकि C4 प्लांट होता है। अब यही चीज आप याद रखोगे, देयर इज नो सेपरेट बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल इन केम साइकिल, ऑल साइकिल अकर इन दी मेसोफिल सेल। ठीक, यहाँ पे दिन में होता था ये साइकिल, यहाँ पे नाइट में होगा सारी चीजें। समझ में आ गया होगा? यस सर। अब देखिए, अब ये सारे साइकिल को मैं नाइट में ले जाता हूँ, केम साइकिल के ही चीज को नाइट में करना है मुझे C4 साइकिल को। तो देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में
क्या किया हमने, फॉस्फोइनोल पायरुवेट लिया, उसको और CO2 के साथ किया। CO2 लिया, ऑक्जेलो एसीटेट बनाया, मैलेट बना दिया। ठीक है, मैलेट बना दिया। मैलेट के बाद उसको आइसोमेरेज करके, ये मैलेट को आइसोमेरेज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दो मैलेट को साइकिल तो उसमें है ही भेज नहीं। दिया बंडल शीट। हाँ, क्योंकि बंडल शीट सेल की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कि सारा चीज मेसोफिल सेल में ही हो रहा है। तो मैलेट से ये ऑक्जेलो एसीटेट बनने की जरूरत ही नहीं है। तो मैलेट जो है यहाँ से डीकार्बोजाइलेशन हुआ तो पायरुविक एसिड बना प्लस CO2 से सी का लेकर। समझ में आया? केम साइकिल और दोनों में इस पे भी कितना एटीपी बनेगा? 30 ATP। हाँ, NADP। तो सिंपली केम साइकिल में आप लिख लेंगे इस सबसे पहले कौन से फैमिली में दिखता है, तो क्रेसुलेशन फैमिली मतलब होता है कैक्टस, हाँ, ओपनसिया, ब्रायोफाइलम ये वगैरह में होता है। आपको समझ में आ गया? C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम साइकिल में नथिंग डिफरेंस। C4 साइकिल इन डे साइकिल नाइट में होता है, नाइट में होता है, और मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में होता है, एग्जैक्टली मेसोफिल सेल में होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, ये दोनों में दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब तीनों का डिफरेंस देख लो बेटा। C3 C4 केम साइकिल, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट किंगडम परसेंटेज क्या है, तो ऑब्वियसली C3 का 85% प्लांट होता होगा, 3% C4 प्लांट होता है, 8% लगभग केम प्लांट होता है। यहाँ पे C3 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस और केम फोटोसिंथेसिस तो हो ही गया। कार्बन CO2 फिक्सेशन बाय भाया C3 साइकिल ओनली, यहाँ पे भाया C3 एंड C4 साइकिल दोनों, और यहाँ पे भी भाया C3 और C4 साइकिल दोनों। लीफ का एनाटॉमी क्या है, लीफ कैसा होता है, तो यहाँ पे C3 साइकिल में लार्ज स्पेस बट नॉट बंडल सीट सेल नहीं होता C3 साइकिल में। यहाँ पे क्या होता, 2 सीट हो जाएगा, C4 और C4 क्रॉस एनाटॉमी होगा जो दिख रहा होगा आपको, और तीसरे में थिक वॉल एंड फ्लैशी लीव्स होता है। मेसोफिल सेल हैविंग लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल्स, इसमें क्रॉस एनाटॉमी नहीं होता है केम साइकिल, यानी बंडल सीट सेल नहीं होता। क्लियर? एस्टोमा का मूवमेंट, एस्टोमा ओपन इन डे क्लोज एट नाइट, यहाँ पे भी एस्टोमा ओपन इन डे क्लोज एट नाइट, यहाँ पे इन्वर्टेड एस्टोमा साइकिल ओपन इन नाइट क्लोज इन डे। टिपिकल इन्वायरमेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, टेम्परेचर क्या है, कॉमन है, ट्रॉपिकल या सेमी ट्रॉपिकल, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, ड्राउट कंडीशन में होता है केम साइकिल, सॉरी C4 साइकिल। और ये जनरली केम साइकिल क्या होता है, डिजर्ट या जेरिक कंडीशन, डेजर्ट एरिया। हाँ, ये तीनों में डिफरेंस हो गया, C3 C4 और केम साइकिल। सर कैम प्लांट में लिखा है कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम सेल, तो वही मतलब हो गया ना, मेसोफिल सेल के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट में होता है ऑब्वियसली। अब हो गया थोड़ा C3 हो गया क्लियर, C4 क्लियर हो गया। एक चीज और बचा जिसको हम बोलते हैं हम लोग C2 साइकिल, जिसको आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये इस बार का नीट में पेपर में पूछा हुआ था। जब एयर में CO2 की परसेंटेज ज्यादा है तो होता है C3 साइकिल,
CO2 और की जब परसेंटेज O2 ज्यादा ज्यादा है। होता है तो फोटो रेस्पिरेशन। O2 जाता है तो वो C2 साइकिल बना देता है, जो इस बार पेपर में पूछा था नीट में। अब क्या होता है कि सेम एंजाइम विल बी यूज, वेरी सिंपली फॉर्म, आई यहाँ पे फिगर से भी दिखा रहा हूँ, बहुत इजी तुम्हें समझ में आएगा। हमने क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने ले लिया 5 कार्बन का रूबिस्को यानी RUBP ले लिया 5 कार्बन का। यस सर। अब हमने यहाँ पे वही एंजाइम यूज करना है जो C3 यूज करना है, दैट इज कॉल्ड रूबिस्को। इसको लेकिन यहाँ बट का इस O बार यूज होगा क्योंकि ऑक्सीजनेज O2 एयर काम से करना है। लेगा, ऑक्सीजनेज यूज होगा। यस, तो ये तो सबसे मेन कार्बन ये बनेगा 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। यही पेपर में पूछा था, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट। टोटल कार्बन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 हो गया, क्लियर हो गया। अब ये फॉस्फोग्लाइकेट यहाँ से ग्लाइकोलेट का फॉस्फेट हट गया, रिलीज हो गया, तो ग्लाइकोलेट बन गया। ठीक, फॉस्फोग्लाइट, इसका फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल भी। C2 इसलिए बोला कि 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसलिए C2 साइकिल बोला होगा। ये सारे चीज क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन के लिए 3 सेल ऑर्गेनेल की जरूरत पड़ती है, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और बीच का है पेरोक्सिसोम्स। They are the 3 cell organelles needed for the photorespiration. First one is the chloroplast, where all things happened. First thing. Second is the peroxisome. Third is the mitochondria. Right? Yes, now sir. glycolate cycle come to the peroxisome cell organelles. Glycolate आ गया। अब यहाँ से फिर से O2 लिया, O2 फिर से एयर से लिया, O2 2 बार लिया जाता है, पूछेगा पेपर। 2 बार। O2 एक बार लिया जाता है तुमको यहाँ पे रूबिस्को के द्वारा, एक लिया जाता है ग्लाइकोलेट के द्वारा। यस सर। ठीक, अब वाटर प्लस O2 जो आपने लिया, वाटर प्लस O2 देखो यहाँ पे, यस सर। वाटर प्लस O2 दैट इज कॉल्ड H2O2, और ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए इसको पेरोक्सिसोम्स बोलते हैं। पेरोक्सिसोम। यस सर। पेरोक्सिसोम्स क्योंकि H2O2 अपने बनाया, पेरोक्सिसोम बॉन्ड बनाया। और ये ग्लाइकोलेट जब O2 लिया तो बन गया ग्लाइकोजाइलेट, क्योंकि ऑक्सीजन ले लिया, ग्लाइकोजाइलेट बन। ठीक, अब यहां से ग्लाइकोजाइलेट एक एमीन लिया होगा, अमोनिया ले लिया, एमीन जो नहीं दे रखा है यहाँ पे, एमीन लिया, तो ये बन गया एक एमिनो एसिड बन गया, ग्लाइसिन बन गया, ग्लाइसिन। यस सर। ग्लाइसिन बन गया। अब तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, बहुत एम्स वगैरह में पहले पूछता था, अब तो तुम्हारा नीट एक ही है। अब पूछता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन मिलके कितने कार्बन हो गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 4 ग्लाइसिन कार्बन हो 4। गए। सेरीन का कितना कार्बन लिखा हुआ है? 3 कार्बन। हाँ। तो क्या रिलीज होना चाहिए? CO2। CO2 रिलीज हो गया। हाँ। अब चूंकि आप समझेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, बुक में नहीं मिलेगा आपको, फोटो रेस्पिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो रेस्पिरेशन तो हमारे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 रिलीज हुआ। यस सर। तो माइटोकॉन्ड्रिया से इसलिए रेस्पिरेशन हो गया। ऑक्सीजन चूंकि जाना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ऑक्सीजन जा रहा है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। दैट इज कॉल्ड फोटो, मतलब फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट में और रेस्पिरेशन वाला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। सो कमांडली बी कॉल्ड दैट फोटो रेस्पिरेशन। यस सर। अब बाकी का सब इजी है। फिर सेरीन आगे गया पेरोक्सिसोम में, यहाँ पे हाइड्रोक्सी वाटर लिया होगा, पायरुवेट बन गया, फिर ग्लिसरेट बन गया, ग्लिसरेट फिर आया, यहाँ से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, क्योंकि ATP यहाँ पे टूट गया है,
तो फिर से ये साइकिल फिर से रिपीट हो गया, केल्विन साइकिल होगा। तो ये तुम्हारा है फोटो एस्पायरेशन, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। तो पूछेगा आपके बॉडी में कि कितने कितने चीजें होती हो, कितने कितने सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। 3 सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कितने कार्बन का कंपाउंड बनता है? 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि 2 स्टेबल होता कार्बन है। कंपाउंड। हाँ, जो इस बार का नीट में था। फोटो रेस्पायरेशन पूछेगा किस प्लांट में होता है? ओनली C3 प्लांट, नॉट C4 प्लांट। C4 प्लांट में फोटो क्योंकि रेस्पायरेशन उसमें नहीं बंडल होगा। शीट नहीं है। हाँ, उसमें बंडल स्विच भी नहीं है और उसमें टेम्परेचर राइज है। जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो O2 में चेंज नहीं होगा वाटर। यस सर। क्लियर? यस सर। अब ये हो गया तुम्हारा फोटो रेस्पायरेशन, केल्विन साइकिल हो ही गया था। अब इसके अंदर क्या बचता हम लोग? फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस रेट बहुत सिंपल है। एक है लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको ब्लैकमैन ने दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बाय ब्लैकमैन। बहुत सारे फैक्टर है जी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करते हैं। इफ मोर देन वन फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, CO2, concentration of water, then rate of photosynthesis is determined by those factor which value is minimum. मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? if chemical process is affected by more than one, then rate of will be determined by factor which is nearest to the minimum value. This factor which directly affect the photo quantity of change. मतलब if more than one factor affect the rate of photosynthesis, then rate of photosynthesis determined by those factor which have less value. जिसकी सबसे लेस वैल्यू होगी उसके द्वारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं लिमिट करना, लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? ये एनसीईआरटी का लाइन ही है, एनसीईआरटी लाइन में ही मिलेगा ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हाँ, पेज नंबर। तो मतलब जो क्वांटिटीज की जो फैक्टर की क्वांटिटी सबसे लो मिनिमम होगी उसके कारण वो अफेक्ट होगा उसकी। हाँ, उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन होगा ऑब्वियसली। यस सर। अब यही दिखा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में देखो इंटेंसिटी बढ़ता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। ठीक। लाइट तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि लाइट भी बहुत ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिमिट कर जाएगा। दिख रहा होगा फिगर में, जर्रा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, रेट ऑफ बढ़ रहा है, लेकिन एक बार एक टाइम पे क्या हो रहा है, लिमिट हो जा रहा है। अब एक चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, इसको मैं समझा देता हूं, समझ में आएगा। थोड़ा टफ चीज है, इसको बोलते हैं नीट में पूछा हुआ 2017 में क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप फिनोमेना एंड इमर्शन इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद होता है दो क्रोमेटिक लाइट है, दो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है। फोटो सिस्टम 1 का जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो होता है 700, और फोटो सिस्टम 2 का जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो होता है 680, जो इसमें देखा हुआ। यदि वेवलेंथ ऑफ लाइट यदि बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पूछेगा कौन से फोटो सिस्टम के लिए ऑक्युपाइड करता है, किसके बीच में ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, फोटो सिस्टम 1 के या फोटो सिस्टम 2 के लिए। सोचो। नहीं,
फोटो सिस्टम 1 के लिए, क्योंकि 680 चाहिए उसे, तो उसे तो उससे ज्यादा ही मिल रहा है। फोटो सिस्टम 1 के लिए तो 700 चाहिए ना, हाँ फोटो सिस्टम हाँ 1 के हाँ, लिए फोटो सिस्टम 1 700 के लिए चाहिए, 700 फोटो चाहिए, सिस्टम 2 2 के के लिए लिए 680 680 चाहिए। चाहिए, है ना। हाँ यानी कि ये ऑलवेज ऑक्युपाइड होगा फोटो सिस्टम 2 और 1 के बीच में, ठीक। यस सर। जैसे ही 680 से ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, रेट ड्रॉप हो रहा है, डिक्लाइन कर जा रहा टाइम है। कर जाएगा। तो फोटो सिस्टम 1 के लिए काम नहीं करेगा, ओनली काम करेगा फोटो सिस्टम 2 के लिए। याद रखना, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ यस सर। लिखा हुआ, आप समझो इसको। photosynthesis in monochromatic light of the different wavelength, they observe the quantum yield decline sharply at wavelength greater than 680। 680 तो मैक्सिमम हो गया फोटो सिस्टम 2 के लिए, यानी कि 680 से कम होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 के वेवलेंथ। यानी कि जैसे ही 680 से ज्यादा हो गया तो डिक्लाइन हो गया, दैट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेड ड्रॉप बोल रहे हैं। So later Emerson found that sharp decline in the quantum yield of the photosynthesis beyond 680 can be brought to full efficiency by simultaneously providing short wavelength of the light. This is photosystem enhancement effect. तो रेड ड्रॉप फिनोमेना किसके लिए डिक्लाइन कर गया, फोटो सिस्टम 2 के लिए। किसके लिए उपयोगी हो गया, 1 के लिए। 1 के लिए। याद रखेंगे, इस दोनों पॉइंट को यदि लिख जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो आपको इसको हेडिंग दे दो, रेड ड्रॉप फेनोमेना एंड इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। थोड़ा स्लाइड नीचे कर देने, नीचे वाला नहीं दिखा। ओके, चला नीचे हो सकता है। यस सर। इसका तो जो मोड है वो उससे हटा के, लाइक स्क्रीन प्ले चल रहा होगा ना, स्क्रीन प्ले को हटा के। ये सबसे टॉप है। अच्छा, ये एंड में। यस आ गया। इसी को इससे देख लो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे ही 680 से ज्यादा जा रहा है तो डिक्लाइन कर जा रहा है।
यस सर। जो रेड से दिख रहा होगा, यस सर। है ना। और इनहेंसमेंट इफेक्ट दूसरे वाले में दिख रहा होगा। तो फोटोसिंथेसिस रेट किसके किसके बीच में मैक्सिमम होगा? तो फोटोसिस्टम 1 और ब्लू और फोटोसिस्टम 2 के बीच में। हाँ वो तो है। हाँ, यही इसमें दिखाया। अभी कंपनसेशन पॉइंट हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब दोनों में इक्वल हो जाता है। रेस्पिरेशन और O2 और CO2 का लेवल जब एक साथ हो जाता इक्वल है, हो जाते हैं। उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये इंक्रीज सिर्फ इन लाइट इंटेंसिटी हो रहा है। हाँ ये सिर्फ C3 प्लांट्स में दिखेगा ऐसा? ये तो सबके लिए हो गया हाँ, ना? C3 प्लांट सबके लिए हो गया ये। हाँ। ये जनरली प्लांट के लिए हो जाता है। मतलब CO2 रिलीज कर रहा है हम लोग, और O2 रिलीज कर रहा है प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जहां पे दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट, जहां पे दिख रहा है इक्वल हो रहा है। यस सर। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। अभी क्या है, बस लगभग हो ही गया ये चैप्टर तुम्हारा। और शुरू से देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो बोलो चैप्टर यहाँ में। पे नोट्स या तो पापा को भेज देना, या फिर वो जो हमने ठीक स्लाइड में लिखी थी वो, क्योंकि फिर ठीक नोट्स फॉर्मेशन करने में पेपर के समय आसानी होगी। ठीक है ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में तो डायग्राम्स में बहुत चीजें मिसिंग है। हाँ, उसमें पूरे गोल किया हुआ उसमें, जैसे में इसमें ये भी डायग्राम मिस है, C4 इसको दिखा साइकिल में दो। उन्होंने गायब कर दिया है। कैम हाँ साइकिल हाँ भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं है। हाँ, कैम भी जैसे इसमें भी गोल कर दिया उन्होंने। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो अभी चेंज भी हुआ है नई वाली में, नई वाले में चेंज करेक्शन भी है हुई ना। है। हाँ 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 हाँ, वही। इससे ये थोड़ा हेड और टेल देख लो जो बताया था मैंने। पोरफायर रिंग और पाइथोल रिंग, मैग्नीशियम हेड और टेल। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मैंने बताया था 55। अब यहीं पे देखो 55। शिफ्टिंग है, ऊपर में दिख रहा हो, वही कार्बन सेकेंड CH2 कार्बन और पे CH2। शिफ्टिंग कर गया, तो मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, एल्डिहाइड। बीच में सेंट्रल मेटल। ठीक। यस सर। चलो, ये तो हो गया चैप्टर। यस अब सर। कौन सा चैप्टर? फिर इसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन।
अब रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले हमने इसमें फूड लिया, प्लस क्या लिया? ऑक्सीजन, क्या रिलीज किया? एनर्जी, प्लस क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है 686। पूछता है रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक है एनाबोलिक है? तो यहाँ पे जीरो है मेटाबॉलिक, और जीरो से CO2 बना, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन गया। हो गया। हाँ, जीरो से 6 से, हाँ हाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो ऑक्सीडेशन गया, हुआ ना। हाँ, क्योंकि प्लस स्टेट बढ़ और गई। हाँ, हाँ, ये उल्टा हो रहा है फोटोसिंथेसिस से। O2 से यहाँ पे +4 हो गया होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। +2 है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया है उल्टा। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन की तरह हो रहा है। ये कैटाबोलिक है एनाबोलिक है? फूड मेटाबॉलिक, ब्रेकडाउन कर रहा है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है। और एनाबोलिक भी हो रहा है क्योंकि बन रहा है वाट। इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। याद रखना, एम्फीबोलिक साइकिल होता है, एम्फीबोलिक। इसमें चूंकि एनर्जी तो रिलीज हो रही एम्फीबॉलिक है, साइकिल इसमें बोलेंगे। कैटाबोलिक भी हो रहा है एनाबोलिक हो रहा है। जब भी हाँ, देखोगे कार्बोहाइड्रेट से पार्विक एसिड भी बनता है, पार्विक से फिर से वापस कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, इसलिए एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं एस्पायरेशन को, यदि टिक करने आया तो। इससे दूसरा, आप एनर्जी चूंकि रिलीज होता है, दैट्स वाई इसको एक्जर्गोनिक साइकिल बोलते हैं, एक्जर्गोनिक प्रोसेस। एनर्जी निकलने को एक्जर्गोनिक प्रोसेस। कैंसिल। अब पूछता है आपसे, एफिशिएंसी ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन कितना होता है? एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एफिशिएंसी, इसके लिए हम पेपर में पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 एटीपी बनता है, और 1 एटीपी रिलीज होने से 7.8 किलो कैलोरी, 7.4 किलो कैलोरी रिलीज होता है। 7.4। ठीक है? इस हिसाब से 38 को मल्टीप्लाई करोगे इंटू 7.4, लगभग ये कितना हो गया? 81, 281, 281, 200 81 पॉइंट। 81.2। हाँ, और यहाँ पे आपका जो बुक में दिया होता है 686 है, बट एटीपी तो इतना ही बनता है, तो 286 अपॉन 1 और 680 करेंगे
ये कितना हो जाएगा? 40%, हाँ 41% एफिशिएंसी। 41%। याद रखना एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन पूछता है तो 45 to 45% होता है। पूछेगा और एनर्जी कहाँ गया, हीट लॉस में सारा एनर्जी उड़ जाता है, आधा की एनर्जी, बाकी का इतना ही एनर्जी की एफिशिएंसी है। बाकी एनर्जी जो है 55% गई कहाँ, तो हीटअप में, जो हीटअप में एनर्जी गई होगी वो उड़ गई। अब पूछेगा एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो पढ़ा होगा, ओनली 2 एटीपी बनता है, एटीपी तो उसको मल्टीप्लाई बनेगा कर दो तो लगभग इसकी 14, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14% की, 14.8 हो की जाएगी। एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी हो गई है। अब एस्पायरेशन में 3 तरह के सबस्ट्रेट लेते हैं हम लोग। एक तो बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट है। एफिशिएंसी 2% ही होगी। हाँ बोलो। हाँ 2% हुई ना। हाँ हाँ 2%, 41 तो पूरा बना। हाँ हाँ उसको मल्टीप्लाई करो, 2% हुई। हाँ 2% हुई। फैट एंड प्रोटीन, यदि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो सबसे पहले ये यूज होता है, यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट यूज होगा, और फैट यूज नहीं है तो प्रोटीन यूज होगा। तो डिपेंड ऑन दी सबस्ट्रेट, दे आर द 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। वन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक को आप बोल सकते हो कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। और दूसरे को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग मतलब जब सबस्ट्रेट यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और whenever we use substrate as a protein, then it is called protoplasmic respiration. Yes, sir. So one is called protoplasmic respiration, other is called floating respiration. Whenever we will use the carbohydrate as a substrate or fat, that is called floating respiration. Whenever we will use protein as a substrate, that it is called protoplasmic respiration. Clear? Yes, sir. Now, the common factor, presence of O2 or absence of O2. If presence of O2, then respiration is called, what is called? Aerobic respiration. This is presence of oxygen. Or absence of oxygen, what will be called? Anaerobic respiration. This is also 2 part. एरोबिक में हम क्या करते हैं, जनरली ग्लूकोज को लिया, O2 के प्रेजेंस में वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे क्या हुआ, फूड तो है बट O2 नहीं है, तो क्या रिलीज कर देगा,
ऑक्सीजन होगा। प्लस एक और केस में ये रिलीज करता है लैक्टिक एसिड। So anaerobic respiration is also called fermentation. So fermentation divided in two parts. One is called alcoholic fermentation, and other is called lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. अब स्टेप समझिए, व्हाट इज स्टेप फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। स्टेप नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस होता है। When glucose break down into the two molecule of pyruvic acid. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन में भी कॉमन प्रोसेस क्या होता है, और लैक्टिक एसिड में भी कॉमन प्रोसेस क्या होता है। क्लियर। सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, तो हम बोलते हैं इसको डी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोजाइलेशन और लिंक रिएक्शन, यदि पढ़ा होगा डिटेल में आपने। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हाँ क्रेब्स साइकिल। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 4 स्टेप में रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है, CO2 रिलीज होता है, इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 ही है, ऊपर भी कार्बन 3 है, इसलिए यहाँ पे ओनली रिडक्शन होता है। इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता है। यानी हमारे मसल्स में जब ये बनता है तो CO2 रिलीज नहीं होता उसके से। तो यहाँ पे प्रोसेस है 1 2 3, यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2। ये सारे स्टेप लिख जाओ। नीट में ये पूछता है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द alcoholic fermentation, lactic acid fermentation and aerobic respiration। तो कॉमन क्या हो गया, आपको दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस। यस, तो सारे में ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन, और उसके बाद ही सारा कुछ होता है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। अब सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का साइट क्या होता है, कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्लांट में टेक्स प्लेस होता है या एनिमल में। तो साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, breakdown of starch into phosphoglyceric acid। हाँ ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecule of PA pyruvic acid। pyruvic acid जो कि तीसरे कार्बन का होता है, और 2 मल्टीप्लाई करो 6 हो जाए।
पॉइंट नंबर 2 इसमें साइट क्या होता है इसका? इट इज साइट फॉर इट, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, या जहां पे साइटोप्लाज्म नहीं इसको साइटोसोल भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो साइट है वो साइटोसोल हो गया या साइटोप्लाज्म। अब जो टोटल स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस जो बताऊंगा, ये 10 स्टेप प्रोसेस है। इन स्टेप प्रोसेस, इसको 2 फेज में हम लोग डिवीजन कर देंगे। एक फेज में जिसमें पैसा लगाना पड़ता है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज, और दूसरे फेज में जो पैसा आता है उसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। मतलब यहाँ पे एटीपी का पहले यूज होता है और यहाँ पे पे ऑफ में क्या होता है, एटीपी फॉर्म बनता है। तो पहले 5 स्टेप में एटीपी को यूज करेंगे और दूसरे के 5 स्टेप में एटीपी फॉर्म होगा। क्लियर? यस सर। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आज तो नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन सर इसमें करेंगे। हमें सारे ठीक है? एंजाइम्स याद रखने होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है मेंशन। हाँ, एंजाइम का भी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। एंजाइम का मैं फॉर्मूला बता दूंगा, याद करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है और रटना नहीं है। क्वेश्चंस में आता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैं तुम्हें 5 मिनट में 5 सेकंड में ही समझा देता हूँ, मुझे इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर याद ही नहीं करना है, जैसे तुम्हें 5 मिनट के टिक्स में समझा दूँ। बेसिक्स थोड़ा क्लियर दिक्कत होना होता है तो कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लूकोज से ग्लूकोज यदि 6 फॉस्फेट बनता है मान लो, ठीक, अब इसके बीच में एंजाइम पूछ लेता है कौन सा एंजाइम। कभी भी बायोलॉजी में याद रखना, जहाँ पे एटीपी टूटे या एटीपी बने वहां पर सफिक्स देख लो तुम क्या होगा, काइनेज होता है। इसके पास चूंकि कार्बन नंबर क्या है 6, एंजाइम क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। बस सिंपल, याद करने की जरूरत क्या है। काइनेज इसलिए देखेंगे यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 6 फॉस्फेट हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे एटीपी ब्रेकडाउन किया होगा, दैट्स व्हाई इट इज हेक्सोकाइनेज। तो नेम ऑफ द एंजाइम बेस्ड ऑन दी वाटर रिएक्टेंट टेकन प्लेस, ठीक है। दूसरे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो रहा होगा, तो ऑब्वियस है आइसोमरेज। कि आइसोमेरिज्म हो रहा है, आइसोमेरेज हो जाएगा, एजी लगा दो सफिक्स आइसोमेरेज। सिंपल है, एग्जाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट कैसे हो रहा है। इतना याद रखेंगे तो फिर तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे पेपर में। वी हैव टू जस्ट व्हाट इज द रिएक्शन टेकन प्लेस केमिस्ट्री की तरह, सो डैट कि हम उसी से हम निकाल के एंजाइम को याद कर लें। ठीक है? तो तुम क्लास में जो रखना ना टीटीएस वाले में 3 to 4 में रखना टाइम, ठीक है? ये तुम्हें बता दिया। टीटीएस में मतलब थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे वाले, ठीक है? ओके।